मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। नमस्कार, फ़िल्टर स्टडी आप देख रहे हैं। आंसू यादव जो कि बीपीएससी में एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और सर ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम स्ट्रेटजी जो है बच्चों के लिए जो है हम लेकर के आएँगे। तो सर ने अपना प्रॉमिस को पूरा किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि सर का मैंने एक इंटरव्यू लिया है जो कि हमारे चैनल पे ही अपलोडेड है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। और दोबारा मैं उसको अच्छी क्वालिटी में अपलोड करने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? आप देखिएगा। सर के बारे में मैं थोड़ा-सा इंटरव्यू में जो पूछा हूँ, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन कुछ मैं ब्रीफ़ आपको दे रहा हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। सर का एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा रहा है। सर ने लगभग 8 बार यूपी पीसीएस का प्री दिया है और जिसमें उनका मार्क्स जो है कट ऑफ से हमेशा 10 या 20 नंबर ज़्यादा रहा है। और दूसरी चीज़ सर ने बीपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया है, ठीक है? और उन्होंने जो है 8 बार मेंस लिखा है और 4 बार इंटरव्यू यूपी पीसीएस में दिया है। लेकिन बीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर की जो है जॉब लगी है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर का क्या एक्सपीरियंस रहा होगा और कैसे उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें अचीव करी हैं। तो जिनका प्री नहीं निकल पा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर से छँट जा रहे हैं, वो तो आज है 8 जुलाई 2026 और जैसा कि आप जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी की परीक्षा जो है 26 जुलाई 2026 को होने वाली है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोगों का टाइम जो है बहुत कम है, लेकिन जो 73वीं बीपीएससी की तैयारी में प्रयासरत है, 73वीं बीपीएससी की तैयारी करने जा रहा है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में बताई गई सभी चीज़ें जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी से रखी गई हैं। इस स्ट्रैटेजी के वीडियो में जो भी चीज़ें सर ने बताया है, वो स्वयं उन्होंने फ़ॉलो किया है और इसमें पूर्ण रूप से जो है कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, जो उन्होंने एग्ज़ैक्ट फ़ॉलो किया है, वही चीज़ें आपको इसमें बताया गया है। दूसरी चीज़ सर ने मैथमेटिक्स और रीज़निंग के बारे में नहीं बताया है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैथमेटिक्स और रीज़निंग का जो पोर्शन पूछा जाता है, वो आप किसी भी अच्छे टीचर से कर सकते हैं। जैसे कि अभिनय मैथ हो गया और जैसे राकेश यादव सर हो गए आदित्य रंजन हो गए, जो भी मतलब जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, आप तो रीज़निंग और मैथ का जो है पोर्शन वहाँ से कर सकते हैं और पीवाईक्यू जो है, आप बीपीएससी में जो पूछा गया है, वो वहाँ से सीख करके आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपका जो रीज़निंग और मैथ का पोर्शन है, वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु यादव है और 70 बीपीएससी जो कि मेरा पहला अटेम्प्ट था, इसमें मेरा सिलेक्शन ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के रूप में हुआ है। आज मैं अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, खासकर प्रीलिम्स की और एक सदाबहार स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये मेरी स्ट्रेटजी है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ही फॉलो करें। लेकिन हाँ, अगर इस ईमानदारी से आप फॉलो करेंगे, जिस ईमानदारी से मैंने किया था, तो निश्चित तौर पे आपके परिणाम जो हैं, सकारात्मक होंगे। तो हम अलग-अलग सब्जेक्ट की हिस्ट्री लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के लिए देखिए मैंने क्या किया था 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पढ़ी थी, 2015 के एडिशन की। इसके साथ ही आधुनिक भारत के इतिहास के लिए मैंने बिपिन चंद्र की ली और मध्यकालीन भारत की सतीश चंद्र की बुक और प्राचीन भारत की आर.एस. शर्मा की बुक पढ़ी थी। और ये करने के बाद मैंने घटनाचक्र पूर्वावलोकन सॉल्व किया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख क्वेश्चन होते हैं। और आप मेरी बात अच्छे से मान लीजिए कि बुक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये घटनाचक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी तैयारी एकदम मुकम्मल हो जाती है। जैसे आप बुक्स पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, चाहे कोई भी बुक्स रहे, कितनी भी मोटी रहे, उसमें कितना भी डेटा रहे, लेकिन उतना डेटा नहीं रहेगा, उतने क्वेश्चन नहीं रहेंगे, जितने कि आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन में मिल जाएँगे। और वो भी सारे एग्ज़ाम्स के रहते हैं, जिसके पूछे जाने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं, तो इसको आपको करना ही करना है। एक बहुत बड़ा काम ये होता है, लेकिन कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। इसके बाद मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, तो पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा था। इसके साथ-साथ घटनाचक्र पुनरावलोकन सॉल्व किया था और एक यूट्यूब चैनल है हिस्ट्री लवर वीर, वहाँ से मैंने उनकी पॉलिटी की वीडियो देखी थी कि जो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी। ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी थी और इसके अलावा घटनाचक्र पुनरावलोकन सॉल्व किया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था। साइंस मेरा कमज़ोर था, तो मैंने अभिनय मैथ एक यूट्यूब चैनल है, उसपे से राधिका मैम पढ़ाती हैं साइंस, तो उनकी सारी क्लासेस देखी थी जो कि फ्री हैं और बहुत ही शानदार पढ़ाई हैं। और इसके अलावा 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, प्लस घटनाचक्र पुनरावलोकन सॉल्व किया था। करंट अफ़ेयर्स के लिए अगर मैं कहूँ तो करंट अफ़ेयर्स जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि सारे लोगों के पढ़ाने की स्टाइल या सारी बुक्स का जो फ़ॉर्मेट रहता है, सबको अच्छा नहीं लगता है। अपने-अपने हिसाब से सब लोग पसंद करते हैं। किसी को आय दृष्टि पसंद होती है, तो किसी को एडिटोरिया पसंद होती है, तो किसी को दृष्टि की जो बुक आती है, वो पसंद होती है। तो जो आपको उसमें अच्छा लगे, आप वो कर सकते हैं। सब में अमूमन एक ही जैसी करंट अफ़ेयर रहता है, थोड़ा कम या ज़्यादा। तो उससे कोई ख़ास नुकसान नहीं होने वाला है, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी करंट अफ़ेयर की। मैंने सिर्फ़ हिस्ट्री लवर वीर चैनल से जो यूट्यूब चैनल है, उसपे से मैंने द हिंदू एनालिसिस सुना था और उनके जो मंथली करंट अफ़ेयर आते
की जो वीडियो आती है, वो मैंने देखा था। तो आप इसे फ़ॉलो कर सकते हैं निश्चित तौर पे आपको उसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और जो सबसे ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने का, वो है मिसलेनियस, जिस पर लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है या उसको लोग अवॉइड कर देते हैं क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा-सा रोचक नहीं होता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, अच्छे से क्रैक करना है और कभी भी प्रीलिम्स में फ़ेल नहीं होना है, फाइनल सिलेक्शन तक जाना है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कतई इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या-क्या है मिसलेनियस में? तो जैसे कि सेंसस यानी कि जनगणना, जनगणना आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और जनगणना के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जनगणना का पूरा डेटा उठा के बैठ जाइए और पढ़ डालिए, नहीं। जो पीवाईक्यू में पूछा है बस उतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये इससे आपका काम चल जाएगा। फिर है एग्रीकल्चर एंड मिनरल डेटा कि किस राज्य में कौन से खेती की मतलब कौन सी कृषि की पैदावार ज़्यादा होती है, गेहूँ की, चावल की वगैरह, ये सब। और किस राज्य में कौन से मिनरल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसका भंडार कहाँ है। इस तरह से पूरे विश्व में किस स्तर पे क्या हो रहा है, ये आपको एग्रीकल्चर और मिनरल डेटा के रूप में मिलता है, रिपोर्ट आती है। इसको आपको देखना ज़रूरी है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक आध क्वेश्चन। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट कि भारत में कितने परसेंट भू-भाग पे वन हैं, उनका क्षेत्रफल कितना है, किस राज्य में वन सबसे ज़्यादा हैं, वनों के प्रकार क्या हैं, ऐसी बहुत सारी बातें इसमें होती हैं, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। फिर है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, इसको आपको भी अच्छे से देख लेना है। बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, ये तो आपको देखना ही देखना है। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये भी अच्छे से देख लेना है। इसकी हो सके इसका की नोट्स आप बना सकते हैं छोटा-छोटा, इसमें डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल जीएस और बिहार का करंट अफेयर तो आपको देखना ही देखना है। और बिहार स्पेशल जीएस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हों। जो पीवाईक्यू है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जितना उसमें से बिहार से संबंधित पूछा है, आप उसको अच्छे से पढ़ डालिए या उसको आप नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो बिहार का है, उसको अच्छे से आपको पढ़ना ही। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं या किसी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो ये है इसकी मेरी स्ट्रेटजी। इसमें मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, वो है इकोनॉमिक्स, उसको बताना भूल गया। उसके लिए मैं बता दूँ कि मैं इकोनॉमी के लिए क्या किया था। तो इकोनॉमी के लिए मैंने कुमार अमित सर की क्लासेस देखी थी। इसके अलावा मैंने 9th की, 10th की और 11th की एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। एनसीईआरटी को, इसको अच्छे से मैंने पढ़ा था। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। इतना काफ़ी रहता है। और इकोनॉमिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बड़ी डायनामिक होती है। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो हैं, वो करंट अफेयर से आ जाते हैं। जैसे कि आप बजट से आ जाएँगे, बिहार के बजट से आ जाएँगे और कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, आईएमएफ की, डब्ल्यूएचओ की, सॉरी, वर्ल्ड बैंक की। तो वहाँ से भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित। तो वहाँ से आप देख लेंगे, तो एक आपका काम चल जाएगा, ठीक है? तो ये है मेरी पूरी स्ट्रेटजी। और हाँ, घटना चक्र पुनरावलोकन इसका भी सॉल्व करना आपको ज़रूरी है। घटना चक्र पुनरावलोकन को आप किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप एक बार बुक्स को इग्नोर कर सकते हैं, पर घटना चक्र पुनरावलोकन को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। तो अगर ऐसा आप करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कभी भी प्रीलिम्स फेल नहीं होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और भी कोई आपकी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ बिहार के किसी भी लाइब्रेरी से अगर आप देख रहे होंगे तो इसे ज़रूर साझा करिएगा। और ये वीडियो इसलिए मैं आपको ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो जिनका प्री ही नहीं क्वालीफाई हो पाता है। तो आप मेंस कैसे देंगे, आप इंटरव्यू कैसे देंगे? तो ये सबसे जो यूनिवर्सल एक निंजा टेक्निक है, सर ने जो बताया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्री के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक को ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि मेंस की स्ट्रेटजी जो है सर आगे बताएँगे। और बाकी इंटरव्यू का जो है एक वीडियो उनका आएगा। पहले आप जो है इनकी स्ट्रेटजी को मतलब देखिए, फिर मेंस जब आएगा तो मेंस के बारे में भी बताया जाएगा। तो ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे जो है ऐसे ही कंटेंट लाइक लेकर के आते रहेंगे।